अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की तरह ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और ये भी हमें हमारी गिवन सरफेस के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। इसी की हेल्प से हम अपनी गिवन सरफेस का नॉर्मल कर्वेचर वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेकंड फंडामेंटल फॉर्म क्या है। तो जैसे हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म देखा था, वो क्या थी, किसी भी कर्व की आई डॉट आई इज़ इक्वल टू ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। यानी जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी वो होमोजीनियस फंक्शन था सेकंड डिग्री का है डी यू और डी वी में, ऐसे ही है। इसी तरह सिमिलरली जो हमारी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है वो भी हम कुछ इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और वो किसके इक्वल आती है, वो आती, सॉरी यहाँ पे आई डॉट आई नहीं आता, यहाँ सिंपल आई आता है। तो जो हमारी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है आई डॉट आई इज़ इक्वल टू, सेम यही एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का है, लेकिन उसमें जो हमारे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में हमारे ये जो ई एफ और जी वैल्यूज़ हैं, इनको हम इनकी नोटेशन चेंज करके एल एम और एन नेम दे देते हैं। और सेकंड ये एल एम और एन जो हैं वो हम दूसरे फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, यानी इनको निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में तो ई जो था वो एक्स यू डॉट एक्स यू, एफ क्या था एक्स यू डॉट एक्स वी और जी क्या था एक्स वी डॉट एक्स वी। लेकिन सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में ये जो एल एम और एन है इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। तो वो अब हम देख लेते हैं कि वो हम कैसे निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका ये एक्सप्रेशन कैसे आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये देखने से पहले हम देखते हैं, जैसे कि ये हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस पे पैच हो, कोऑर्डिनेट पैच x इक्वल टू एक्स और यू वी, तो हम उसका नॉर्मल वेक्टर कैसे लेते हैं, एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। एक्स यू क्या था, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो फंक्शन होता है u और v का, और ये क्लास c1 का है। ये इसलिए मेंशन करते हैं, c1 का मतलब हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं वन टाइम और डेरिवेटिव ले सकते हैं जो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर हम डेरिवेटिव ले सकते हो तो वो डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस भी हो। तो इसलिए ये साथ हम मेंशन कर देते हैं कि इसकी क्लास c1 है। और n जो था वो फंक्शन दो वेरिएबल्स u और v का था, तो इसलिए जब हम उसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो चेन रूल की हेल्प से हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो आगे ये लिखा हुआ है कि सिंस डी एन इज़ ऑर्थोगोनल टू n, तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, या क्योंकि ये लाइन हमें यही बताती है कि जो डी एन होता है वो एन के ऑर्थोगोनल होता है, यानी डी एन डॉट एन जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसकी हेल्प से हम एल एम एन के अल्टरनेट एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। एक तो अभी जो हम देखेंगे वो होंगे, एक जो हम उसके बाद देखेंगे वो होंगे। तो डी एन डॉट एन इसलिए ऑर्थोगोनल होते हैं क्योंकि जब हमने चैप्टर 4 या 5 देखा था तो उसमें हमने कहा था कि किसी भी कर्व का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं आर, और अगर हम उसका लें डेरिवेटिव डी आर, तो किसके इक्वल होता था, वो ज़ीरो के इक्वल होता था। वो कैलकुलेशन हमने की थी। इसी तरह हमने एन लिया और उसका जब हमने डॉट उसके डेरिवेटिव के साथ ले लिया तो वो ज़ीरो ही आएगा। उसकी हेल्प से हम एल एम एन के अल्टरनेट एक्सप्रेशंस देखते हैं जो हमने बाद में लिखे हुए हैं। तो पहले देखते हैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कैसे डिराइव की हमने। कंसीडर द क्वांटिटी आई इज़ इक्वल टू माइनस डी एक्स डॉट डी एन। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया था, आई इक्वल टू डी एक्स डॉट डी एक्स। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने लिया आई इक्वल टू माइनस डी एक्स डॉट डी एन।
डी एक्स की वैल्यू डाली, डी एन की वैल्यू डाली, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, तो फाइनल हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आई आई इज़ इक्वल टू, इसको हम आई आई बोलने के बजाय टू बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से टू ही लगता है ना अगर हम इन दोनों को जोड़ दें। तो टू इज़ इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर, वेयर एन, एल क्या है, एल है एक्स यू डॉट एन यू, एम क्या है 1/2 एक्स यू, ये देखें यहाँ पे 2m आ रहा है, तो यहाँ 2m लिखने, यहाँ पे देखें वेयर एल क्या है -XU.NU, और उसके बाद m क्या है -1/2 XUNV प्लस XVNU, और n जो है वो XV.NV है। तो अगर आप चाहें तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म आपको कैलकुलेट करने के लिए दी हो तो आपने उसका ये एक्सप्रेशन लिखना है और उसके अंदर l, m और n की वैल्यूज़ निकाल लेनी है इन फार्मूलाज की हेल्प से, या इनका एक अल्टरनेट फार्मूला भी है वो हम देख लेते हैं, और आपने अगर चाहें तो इनसे निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप उस अल्टरनेट फार्मूला से निकालें क्योंकि उससे निकालना कंपैरेटिवली इजी है। तो वो क्या है अल्टरनेट फॉर्म इसकी, वो ये है कि x जो है वो XUU.N, m जो है वो XUV.N और n जो है वो XVV.N के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, इस n से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ L M N जो है वो इसके सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और ये n और जो यहाँ पे ये n आ रहा है ये डिफरेंट है। असल में इसके ऊपर वेक्टर नोटेशन आनी चाहिए, आप जब लिखेंगे तो इस पर ये वेक्टर की नोटेशन डालनी है लाजमी, ताकि आप इस n में और इस n में डिफरेंस कर सकें। ये n जो है ये इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और वो किसके इक्वल था XU क्रॉस XV ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, सिंपल, हमने जो हमारी गिवन कोऑर्डिनेट पैच होगा हमने उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेने हैं XUU, XUV और XVV, और उनका डॉट ले लेना है हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, फिर वो वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो हमारे पास हमारी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का आंसर आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये एग्जांपल 9.4 है, ये मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दी हुई है, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, कंसिडर द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये हमारे पास सरफेस है और हमने इस एग्जांपल में कैलकुलेट करनी है इसकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इस सरफेस में XUU, XVV और XUV कैलकुलेट कर लेना है, और उसकी हेल्प, और फिर इसके अलावा आपने इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, और इसकी हेल्प से आपने LMN कैलकुलेट करने हैं, और उसकी वैल्यू सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के एक्सप्रेशन में डाल के इसकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट कर लेनी है। ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये नोटेशन XUV क्या है या XUU, तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी पार्शियल स्क्वायर x ओवर पार्शियल u स्क्वायर है, और XUV क्या है पार्शियल स्क्वायर x ओवर पार्शियल u पार्शियल v, यानी आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना और फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये एग्जांपल आप खुद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9.7 है, शो दैट दिस सरफेस, हमें सरफेस दी हुई है और सरफेस के पैरामीटर यू वी ही हैं, जैसे क्वेश्चन 9.2 में सरफेस के पैरामीटर थीटा और यू था, इसमें यू वी ही है। इज़ एलिप्टिक वेयर v इज़ ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक वेयर v इज़ लेस देन 0 एंड पैराबोलिक फॉर v इक्वल टू 0। तो हमने ये देखना है
कि हमारी ये जो सरफेस है ये एलिप्टिक कब है, अगर इसका वी पैरामीटर ग्रेटर देन ज़ीरो है, हाइपरबोलिक है अगर वी पैरामीटर लेस देन ज़ीरो है, और पैराबोलिक है अगर इसका ये वी पैरामीटर ज़ीरो के इक्वल है। अब कोई भी सरफेस के एलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक होने का क्या क्राइटेरिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गिवन सरफेस जो है वो एलिप्टिक या हाइपरबोलिक या पैराबोलिक है। तो उसका ये क्राइटेरिया मैं साइड पर लिख देती हूँ। उसका क्राइटेरिया ये है कि हमने कैलकुलेट करने हैं उस सरफेस के सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स, यानी एल, एम और एन, और उसके बाद हमने निकालना है ये एक्सप्रेशन एल एन माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अगर तो ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, अगर इफ़ एल एन माइनस एम स्क्वायर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो हमारी कर्व क्या हो जाएगी, एलिप्टिक। अगर एल एन माइनस एम स्क्वायर लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में हमारी कर्व क्या बन जाएगी, हाइपरबोलिक। और अगर एल एन माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में हमारी कर्व क्या बन जाएगी, पैराबोलिक। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, उसको ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, क्योंकि हमने कहना है कि वो एलिप्टिक है जब उसका ये पैरामीटर ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी तरह हमने एल एन माइनस एम स्क्वायर को लेस देन ज़ीरो रखना है और ये शो कर देगा कि जो वी है वो लेस देन ज़ीरो है। सिमिलरली ये शो करेगा वी इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो एल एम एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एन की वैल्यू पहले चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। एन किसके इक्वल है, एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने एक्स यू क्रॉस एक्स वी निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें एल एम एन के लिए एक और वैल्यू, एक और चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स यू वी और एक्स वी वी। तो हमने एक्स यू वी और एक्स वी वी चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ये देखें यहाँ पे एक्स एक्स वी वी और एक्स यू वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने एल की फार्मूला में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो एल का एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह एम का एक्सप्रेशन आ गया, एम ज़ीरो आ गया था। इसी तरह हमने एन का एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो अब एल एम एन हमारे पास आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमने निकाल ली एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे। तो अब देखें, अब हमने देखना है कि ये एलिप्टिक कब है अगर इसका ये वी पैरामीटर ग्रेटर देन ज़ीरो है। एलिप्टिक सरफेस का क्या तरीका था, हमने एल एन माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो ले लेना है, क्योंकि सरफेस एलिप्टिक तभी होती है जब इसकी ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमने इसको ग्रेटर देन ज़ीरो लिया, तो जब हमने इस वैल्यू को ग्रेटर देन ज़ीरो लिया तो ये एक्सप्रेशन तो इनइक्वालिटी के उस साइड पे जाके ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 12v ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ से हमें मिल गया v इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी हमारी कर्व जो है वो हमारी सरफेस जो है वो एलिप्टिक होगी कब, अगर v ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसी तरह जब हमने एल एन माइनस एम स्क्वायर को लेस देन ज़ीरो रखा तो यहाँ पे तो हमारा उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, v इज़ लेस देन ज़ीरो। सिमिलरली जब हमने इक्वल टू ज़ीरो लिया तो हमारे पास ये शो हो गया कि हमारी कर्व पैराबोलिक कब है, अगर v इक्वल टू ज़ीरो है। तो आपको कोई भी कर्व दी हो, कोई भी पैरामीटर्स में आपसे कहा जाए कि शो चेक करें, ये भी पूछा जा सकता है कि चेक करें कि ये एलिप्टिक, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक कर्व है, तो आपने क्या करना है, सिंपल उसके एल एन माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब वो हमारी कर्व एलिप्टिक है, अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो हाइपरबोलिक, और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो वो पैराबोलिक है। या आपको ये भी कह सकते हैं कि किन वैल्यूज़ के लिए हमारी जो सरफेस है वो एलिप्टिक, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक है। या जैसे आपको इस क्वेश्चन में कहा गया कि शो करें कि v की इन वैल्यूज़ के लिए हमारी कर्व
एलिप्टिक हाइपरबोलिक या पैराबोलिक बन रही है।